Okay. So, hello, good morning to all of you. So, I welcome everybody to this class of chemical kinetics. As you can see, so it is going to be our 7th lecture for the chemical kinetics. And in today's class, I'm going to discuss mainly about the second order reaction. Clear है? ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. तो बिफोर स्टार्टिंग टू द सेकेंड ऑर्डर, प्लीज टेल मी, वीडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है सबको? ठीक है, ओके, वेरी गुड. लेट मी चेक कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है. ओके, सो 14. ओके, जो भी आप लोगों के फ्रेंड्स लोग ने ज्वाइन नहीं करा है उनको बोलो कि जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लें. तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सो एज जे इज आस्किंग, तो ये जो सेकेंड ऑर्डर का जो डेरिवेशन है वो एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये जेई फोकस्ड है. क्वेश्चंस भी आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें. क्लियर? तो जल्दी से क्विकली इसका डेरिवेशन कर लेते हैं ना. तो हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन. इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है. तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए. तो हम इसको ना दो तरीके से पढ़ेंगे, तो थोड़ा ध्यान से सुनना सब लोग. और जो लोग नहीं हैं, जो क्लास में अभी नहीं है, उनको बोल दो कि जल्दी से जल्दी क्लास अटेंड कर लें. तो पहली रिएक्शन आती है, मतलब दो तरीके से कैसे करेंगे. जैसे मान लो कि मेरे पास सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, कि एक रिएक्टेंट है, एक किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में. क्लियर? अब इसका ऑर्डर कैसे सेकंड ऑर्डर होगी ये रिएक्शन, क्योंकि मैंने एग्जांपल ले लिया. रेट हमें पता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर n, और क्योंकि अभी हम लोग कौन सी रिएक्शन बोल रहे हैं, जैसे सेकंड ऑर्डर. सेकंड ऑर्डर मतलब a की पावर कितनी हो जाएगी अभी? 2. या तो ये ऐसे कर सकते हैं हम लोग, या फिर दूसरा केस है कि एक रिएक्टेंट ना हो, हमारे पास कितने रिएक्टेंट है? 2 रिएक्टेंट है. तो अगर 2 रिएक्टेंट है तो कैसे करेंगे? मान लो a और b प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो अभी रेट किसके बराबर हो जाएगा? इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a की पावर 1, b की पावर 1. क्लियर? समझ में आ रहा है? तो रेट कैन बी, अगर सिर्फ एक रिएक्टेंट है तो हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा. अगर 2 रिएक्टेंट है और दोनों की ऑर्डर 1-1 है तो रेट विल बी दिस वन. तो ये हमारे पास दो तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करना सीखेंगे. जे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर? तो दोनों सीखते हैं. तो पहले मैं ये वाला कराने वाली हूँ आपको, ठीक है. फर्स्ट वी विल डू दिस वन एंड देन वी आर गोइंग टू डू दिस वन. ठीक है भाई? तो जल्दी से क्विकली देख लेते हैं, क्योंकि ये तो सिंपल वाला है, तो इसको देख लेते हैं ज़रा कैसे करना है. तो फर्स्ट वाला मैं आपको समझा रही हूँ कि लेट, जो हमारे पास रिएक्शन है, ए से किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में. क्लियर? अब मैंने क्या करा है, इनिशियली टाइम t0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन है A0, ठीक है. तो हमारे पास प्रोडक्ट के क्या हो जाएगी? 0 कॉन्सेंट्रेशन. जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, ठीक है, ये मैंने किसके बराबर मान लिया, इसमें से x घटेगा, प्रोडक्ट भी कितना बनेगा? x बनेगा उस टाइम पे. क्लियर है सबको इतना? इस A0 माइनस x को ही मैं क्या मान लेती हूँ? लेट A0 माइनस x इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू KT, जैसे हमने अभी तक करते आए हैं. क्लियर है? कुछ नहीं करा है. तो अब हम लोग इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. तो वी कैन से दैट रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो क्योंकि एक ही हमारे पास रिएक्टेंट है तो यहां से हम बोल सकते हैं रेट किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे? इज इक्वल्स टू माइनस DA बाय DT इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? KA की पावर 2. ठीक है. तो ये मैंने आपको बताया था कि रेट के दो तरीके से लिख सकते हैं. रेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एट a की पावर n. क्या बताता है हमें? ऑर्डर. क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो a किसके बराबर हो जाएगा? a की पावर किसके बराबर हो जाएगी? 2 के बराबर. क्लियर? a². क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं. क्लियर?
अब यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, ध्यान से सुनना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जैसे हम लोग करते रहे थे, a को एक साइड ले लेते हैं, a की पावर 2 इज इक्वल्स टू k dt, और अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। क्लियर है सबको? तो ऑन इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, तो ये नेगेटिव भी मैंने दूसरी साइड लिख दिया है, डी ए की पावर स्क्वायर, लिमिट्स ले लेते हैं हम लोग a नॉट से at, और ये किसके बराबर हो जाएगा, k, माइनस भी इधर ले लिया मैंने, ये जो नेगेटिव साइन है ना भाई, मैं इस साइड ले गई हूँ इस इक्वेशन में, dt 0 से t। क्लियर है? अब आप सबको इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका क्या होगा, जल्दी से क्विकली मेरे को आंसर्स बताओ, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। जल्दी से क्विकली आंसर्स बताओ, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, क्या हमारे पास आएगा, a की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से। आई नीड रिप्लाईज इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से रिप्लाई करो। ये तो सिंपल है इंटीग्रेशन, जल्दी से इसका आंसर करो। LNA कह रहा है कृष्ण, और बाकी लोग सो इट इज सेम, आपने ये पढ़ा होगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं, क्लियर, x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेशन आता किसके बराबर है, आपने पढ़ा होगा ये, इंटीग्रेशन के बाद n+1, सॉरी डिवाइड करेंगे, इक्वल टू x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। इस तरीके से आपने करा होगा। क्लियर? हाँ, गुड अनुष्का, ओके, हाँ ठीक है, मुकुल वेरी गुड, ओके, जिन लोगों ने कर दिया बहुत बढ़िया। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बस हमें ये याद रखना है, आपने सीख लिया होगा थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन, कि x की पावर n का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो किसके बराबर आएगा, x रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। क्लियर? अब यहाँ पे जिसको इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, तो आई कैन राइट इट एज a की पावर क्या लिख सकती हूँ इसको मैं, -2, ठीक है, यहाँ पे dx भी होगा, a की पावर -2 dA, लिमिट्स हैं a नॉट से at इज इक्वल्स टू -k 0 to t dt। क्लियर? अब ये सेम ही हो गया ना, अब n की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, जब इसका इंटीग्रेशन करा, a की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, लिमिट क्या है, a नॉट टू at इज इक्वल्स टू -k, आपको पता है dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t आएगा, t लिमिट क्या रखोगे, 0 से t। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया हमने, x की पावर n का जो फॉर्मूला आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, x रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, n इज -2 है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आगे देख लेते हैं जरा, तो ये -2 + 1 इज नेगेटिव, तो नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया, ये किसके बराबर हो जाएगा, -2 + 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये a की पावर कितना हो जाएगा, -1, तो वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, तो a नॉट से at इज इक्वल्स टू -k, इसमें जब लिमिट्स पुट करेंगे तो ये t आएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, मैंने कुछ और नहीं कराया है। तो अब इसमें फर्दर मैंने लिमिट्स पुट करी है, तो लिमिट्स पुट करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/80 माइनस 1/a0 इज इक्वल्स टू kt। क्लियर है सबको? तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया है 1/80 माइनस 1/a0 इज इक्वल्स टू kt। क्लियर है? ठीक है, तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन करके आया है, और इसी को हम लोग बोलेंगे, दिस इज नोन एज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। क्लियर है? तो ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होगी सेकेंड ऑर्डर के लिए। सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने। दोबारा से मैं एक बार क्विकली इसकी रिवीजन कर देती हूँ कि क्या करा है हमने।
कि हमारे पास रिएक्शन थी, देख लेते हैं इसको। ए से प्रोडक्ट बन रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट मान ली, टी पे जब हम लोग लेके जा रहे हैं ए नॉट माइनस एक्स, एक्स बनेगा प्रोडक्ट। क्लियर। अब रेट लो एक्सप्रेशन में बताता है कि रेट इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर होगा। अगर मेरे पास ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ से बस मैंने उसको क्या करा है, रीअरेंज करा इक्वेशन को। ऑन रीअरेंजिंग इट लुक्स लाइक दिस, एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग इंटीग्रेशन, एंड वी नो दैट x रेज टू पावर n dx का जो इंटीग्रेशन है दैट इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। क्लियर। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनल इक्वेशन 1/at माइनस 1/a0 इज इक्वल्स टू kt ये आएगी। ठीक है, ये हमें याद रखनी है। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकाल दिया। दूसरा जो हम लोग काम करते हैं वो निकालते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे? तो हाफ लाइफ का जल्दी से मेरे को क्विकली इसका एक्सप्रेशन बता दो कि हाफ लाइफ का क्या एक्सप्रेशन आएगा, जल्दी से सब लोग। तो आई नीड कमेंट फ्रॉम एवरीबडी। जल्दी से। अच्छा, जय पूछ रहे पीडीएफ नहीं दी। अच्छा जय, पीडीएफ आई सेंड यू बाय टुडे। तो आज की क्लास और जो प्रीवियस क्लास की जो पीडीएफ है वो मैं आपको आज भेज दूंगी। तो जल्दी से मुझे हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन बताओ सब लोग कि हाफ लाइफ क्या होगी। ओके, तो आई गॉट वन आंसर, टू आंसर्स। ओके, वेरी गुड। जय का आ गया है, मुकुल का आ चुका है, नंदिता एंड रागिनी। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो जैसे कि हमने बताया था, मैंने आपको बताया था कि हाफ लाइफ पे एट हाफ लाइफ टी किसके बराबर हो जाएगा, टी हाफ। क्लियर। अनुष्का का भी आंसर आ गया, निष्कर्ष का भी आ गया। ओके, वेरी गुड गाइस। तो 8t की वैल्यू मैंने उस टाइम कितनी बताई है, a0/2। क्लियर। तो मैं क्या करूंगी, बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। क्लियर। तो अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे कैसे, आ जाएंगे हमारे पास वैल्यू 1/80। हमारे पास जो फॉर्मूला था अभी मैंने लिखा है 1/80 माइनस 1/a0 इज इक्वल्स टू kt है। हाफ लाइफ का वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/80 किसके बराबर हो जाएगा, a0/2 माइनस 1/a0 इज इक्वल्स टू kt हाफ। एंड व्हेन यू सॉल्व इट तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू होगी, 1/a0। तो t हाफ किसके बराबर हो जाएगा, 1/a0 इंटू के। क्लियर है। तो ये मेरे पास टी हाफ का एक्सप्रेशन आया है। क्लियर है सबको भाई, इतना बताओ मुझे। तो अब यहाँ से मुझे डायरेक्टली मुझे दिख रहा है कि जो टी हाफ है, हाफ लाइफ, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है कॉन्सेंट्रेशन के। क्लियर। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो हाफ लाइफ आपकी ज्यादा होगी। क्लियर है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने देखा था कि टी हाफ का कॉन्सेंट्रेशन से कोई रिलेशन नहीं है। जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी कॉन्सेंट्रेशन के। क्लियर। तो यहाँ से हमें एक चीज क्लियर है कि टी हाफ का जो एक्सप्रेशन आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/a0 के। क्लियर है सबको इतना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आई होप एवरीबडी गॉट एन आइडिया अबाउट इट। तो ना अगर जैसे मान लो अभी तो मैंने सिंपल रिएक्शन ली थी, अगर मान लो मैं रिएक्शन को ना ऐसे ले लेती हूँ कि 3/4 A रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट P। क्लियर। तो अब इसके लिए जो रेट एक्सप्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा, मुझे ज़रा ये बात बता दो। जो भी हमने प्रीवियस एक्सपीरियंस करे हैं कि अगर स्टोइशियोमेट्री रिएक्शन की चेंज करते हैं, रिएक्टेंट की चेंज करते हैं, तो व्हाट हैपन इनटू द रेट रिएक्शन। क्लियर है। तो एक बार ना मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो बाकी मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिख देती हूँ। जैसे कि हमने पुराने जीरो ऑर्डर में भी सीखा था, फर्स्ट ऑर्डर में भी सीखा था कि जो भी स्टोइशियोमेट्री है उसको डायरेक्टली हम किसके आगे लिख देंगे, उसको डायरेक्टली हम लिखेंगे के आगे। क्लियर। तो अगर मैं इसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखना दिखाऊं तो 1/80 माइनस 1/a0 किसके बराबर हो जाएगा, kt। और kt से कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4। क्लियर है। ये याद रखना हमेशा कि अगर स्टोइशियोमेट्री अगर आप चेंज करते हो रिएक्शन में, इफ यू आर चेंजिंग द स्टोइशियोमेट्री देन दैट स्टोइशियोमेट्री कम्स और इट विल बी डायरेक्टली मल्टीप्लाइड टू द k वेरेवर k इज। अगर k डिनोमिनेटर में है तो वो स्टोइशियोमेट्री मल्टीप्लाई हो जाएगी, न्यूमिनेटर में है तो भी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। क्लियर। अब थोड़ा सा ना जरा इसको देख लेते हैं कि हमने सही करा है ये या नहीं करा है। क्लियर। तो जल्दी से अगर मेरे को इसका एक्सप्रेशन बनाना हो, जैसे अभी हमने सॉल्व करा है कि वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट, एक बार क्विकली इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। कैसे करोगे क्रॉस चेक, अब मुझे पता है रेट किसके बराबर है,
रेट हमें पढ़ा था माइनस डी ए बाई डी टी, और मैंने जब ये ऐसा लिखवाया तो मैंने क्या करा है, इसको हमने किससे डिवाइड करा, उसकी स्टोशियोमेट्री से, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसके बराबर हो जाएगा, के ए की पावर एन। क्लियर। तो अब यहाँ से मैं लिख सकती हूँ स्टोशियोमेट्री कितनी है अभी 3/4, तो ये 3/4 माइनस डी ए बाई डी टी। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं बस देख रही हूँ कि ये प्रूव करके देख रहे हैं कि क्या ये सही है या नहीं है, कि ए की पावर 2। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स उनको एक साइड ले जाते हैं, तो यहाँ से हमने क्या करा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस सॉरी इसको डी ए रख देते हैं, ए को इधर ही रहने देते हैं, माइनस इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3/4 के डी टी। अब इसका क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो जब इंटीग्रेशन कर रहे हो लिमिट्स पुट करेंगे ए नॉट से ए टी, ये कितनी आ जाएगी 0 से टी। क्लियर है। तो अब अभी आपने सीखा था कि जब आपने इसका इंटीग्रेशन करा था तो ये किसके बराबर आया था, -1/a, वैल्यू क्या है ए नॉट से ए टी इज इक्वल्स टू -3/4 के, किसके बराबर आ जाएगा टी, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, एंड जब लिमिट्स पुट करोगे तो 1/80 माइनस 1/a नॉट इज इक्वल्स टू 34 के टी। क्लियर है भाई सबको। तो बेशक सॉल्व करो या नहीं करो, तो हमारे पास यहाँ में एक ट्रिक पता चल गई है, जब भी स्टोशियोमेट्री चेंज करेंगे तो भूलना नहीं है, हमेशा स्टोशियोमेट्री हमेशा के से मल्टीप्लाई होगी। क्लियर है। तो अब हमें डायरेक्ट लिखना आ गया ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तो मैंने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन लिख दिया इसका। अगर मुझे टी हाफ निकालना हो तो टी हाफ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो टी हाफ जनरल एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, मैं ऊपर ले जा रही हूँ उसको, तो टी हाफ का जनरल एक्सप्रेशन हमने निकाला था 1 डिवाइडेड बाई ए नॉट के। ये कब था, जब स्टोशियोमेट्री हमने नहीं लिखी थी। क्लियर। अब स्टोशियोमेट्री कितनी है 3/4, तो कहीं पे भी हमारे पास कुछ भी हो तो हमें क्या करना है, टी हाफ में भी चेंजेस आएंगे और के से मल्टीप्लाई हो जाएगी स्टोशियोमेट्री। तो के कहाँ ये है, तो के से हमने मल्टीप्लाई करा है तो के 3/4 ऐसे करना है हमें। तो हमारे पास एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगा 4/3 a नॉट के। तो ऐसे रिएक्शंस के लिए अकॉर्डिंगली स्टोशियोमेट्री भी चेंज होगी। समझ में आ रहा है इतना। प्लीज जल्दी से मुझे बताओ क्या सबको एक्सप्रेशन समझ में आया जो भी हमने करा है, ठीक है। जल्दी से क्विकली आंसर करो। नेक्स्ट हम लोग इसमें ग्राफ बनाना सीखेंगे। ओके क्लियर है। तो अब हमें ग्राफ बनाने हैं। ओके तो सबको क्लियर हो गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। जस्ट तो समझ लेते हैं हमें, मेरे को ये दो ग्राफ्स दिए हुए हैं 1/80 डिवाइडेड बाई टी और a नॉट माइनस 80/80 वर्सेस टी, ये दो ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें सबसे पहले देखना है कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। क्लियर। तो इसकी रिलेशनशिप क्या है, अभी हमने जस्ट एक्सप्रेशन पढ़ा है 1/80 माइनस 1/a नॉट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, के टी के बराबर। क्लियर। अभी जस्ट हमने पढ़ा है। तो हमें ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है इसके बीच में 1/80 और t के बीच में। क्लियर। तो अब मुझे क्लियरली दिख रहा है, क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकती हूँ y इक्वल्स टू mx प्लस सी। जैसे अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ जस्ट अ सेकेंड, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/80 किसके बराबर हो जाएगा 1/a नॉट प्लस के टी। क्लियर। तो यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा है, ये अगर मैं इसको y मान रही हूँ, इफ दिस इज y एंड दिस इज एक्स एक्सिस, क्योंकि हम लोग प्लॉट कर रहे हैं 1/80 वर्सेस टी, तो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट कर रहे हैं, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी इक्वेशन फॉलो हो रहा है। c इज नथिंग बट दिस 1/a नॉट, m की वैल्यू किसके बराबर होगी k के बराबर। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फॉलो हो रही है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फॉलो हो रही है, तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। और ये जो है ये मेरे पास इंटरसेप्ट हो गया, और इंटरसेप्ट की वैल्यू किसके बराबर हो गई 1/a नॉट, और यहाँ से अगर स्लोप निकालूं तो स्लोप इज इक्वल्स टू के।
क्लियर है, बहुत आसान है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉलो हो रही है, क्लियर है ये। अब ये वाला एक्सप्रेशन और देख लेते हैं, ए नॉट माइनस ए टी बाई ए टी और टी का क्या रिलेशन है, क्लियर। तो सबसे पहले ना मुझे इस पे फोकस करना है, ये आएगा कैसे, क्योंकि हमने तो ये सिंपल इक्वेशन पढ़ी है, ध्यान से सुनना, हमने ये सिंपल इक्वेशन पढ़ी है, 1/at माइनस ए नॉट किसके बराबर है, के टी के बराबर है। बट मेरे को क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में ए टी और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आ रहा है ऊपर, ए नॉट माइनस ए टी। कोई बता सकता है कि एक एक्सप्रेशन कैसे आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ और नहीं समझ में आ रहा, एलसीएम लेके देख लेते हैं। एलसीएम लिया, 80 इंटू ए नॉट हो गया, ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल्स टू के टी। तो अब कुछ कुछ पिक्चर क्लियर हो रही है, क्योंकि जो हमसे ग्राफ पूछा जा रहा है वो किस किस के बीच में पूछा जा रहा है, ए नॉट माइनस ए टी वर्सेस टी, क्लियर है। तो अब मैं इस इक्वेशन को इसी तरीके से रीअरेंज कर देती हूँ, तो ए नॉट माइनस ए टी बाई ए टी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, के टी सॉरी टी के साथ। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए नॉट के टी, क्लियर है। तो अब यहाँ से मेरे पास ध्यान से सुनना, ये जो मेरे पास चीज आई है, दिस इज वी हैव कंसिडर्ड एज वाई, ये हमारे पास वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है, और ये मेरे पास किस पे प्लॉट करना है, एक्स। तो ये बिल्कुल हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे जीरो है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, तो इसको जीरो ले लिया, तो इंटरसेप्ट मतलब क्या हो गया, जीरो, मीन्स देयर इज नो इंटरसेप्ट इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ। और डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कहाँ से शुरू होगा, अगर कोई इंटरसेप्ट नहीं है तो ये जीरो से शुरू होगा, और जीरो से शुरू होगा विद नो इंटरसेप्ट और पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। और यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू है, एज यू कैन क्लियरली सी, किसके बराबर हो जाएगी, ए नॉट इंटू के, क्लियर है सबको। तो ये जो मैंने बताया है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इनको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। तो सीधा सीधा ग्राफ देख लेते हैं, तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। तो 1/80 और टी का ग्राफ इस तरीके से आ गया, ए नॉट माइनस ए टी बाई ए टी और टी का ग्राफ इस तरीके से आया है। जल्दी से मुझे बताओ क्या इतना क्लियर है, फिर मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। जल्दी से क्विकली आंसर करो। ओके ठीक है, सबको क्लियर है, ओके। ठीक है, तो अब ना दूसरा वाला केस कर लेते हैं। तो सिंपल वाला तो हमें समझ में आ गया कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 1/80 माइनस 1/a नॉट इज इक्वल्स टू के, अगर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हो। अब बात करते हैं, अगर मेरे पास दो रिएक्टेंट हैं, a प्लस बी, और इनसे मुझे मिल रहा है प्रोडक्ट, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना कैसे करेंगे। अब मैं बोल रही हूँ कि रेट जो है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, और दोनों का ऑर्डर मैंने कितना मान लिया, 1 1 मान लिया, क्लियर है। तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, क्लियर। टाइम t जीरो पे जैसे हम करते हैं ना, उसी तरीके से ही करना है। इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान ली a नॉट, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी मान ली, b नॉट, अलग अलग हो सकती है दोनों की। तो a की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a नॉट, b की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन b नॉट, क्लियर। टाइम t पे जरा देखते हैं, तो मैंने क्या बोला है, इसमें से कुछ x डिसोशिएट हो रहा है, तो जितना इसमें से जाएगा, क्योंकि दोनों की स्टोशियोमेट्री सेम है, उतना इसमें से भी जाएगा, a नॉट माइनस बी एक्स, कितना प्रोडक्ट बनेगा, x प्रोडक्ट बनेगा। अब इसको मैंने अज्यूम कर लिया कि दिस इज नथिंग बट, इसको AT मान लिया जैसे हम लोग मानते आ रहे हैं, और इसको मैंने क्या मान लिया, BT मान लिया, क्लियर है, ठीक है, और कुछ नहीं करा मैंने। अब नेक्स्ट जो चीज आनी है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है इसको कैसे करेंगे, क्लियर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं कहने वाली हूँ। हमने एक तो रेट एक्सप्रेशन ये पढ़ा है कि रेट किसके बराबर हो जाएगा, k a की पावर 1 और b की पावर 1, क्योंकि ये कितना है फाइनल ऑर्डर, मेरे पास कितना हो जाएगा अभी, 1 + 1 2, तो इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोल सकते हैं, क्लियर है। अब दूसरा काम मुझे क्या करना है, ऑल्सो वी हैव स्टडीड दैट रेट इज इक्वल्स टू माइनस dA/dt, क्लियर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, ऑल्सो d प्रोडक्ट बाय dt,
ठीक है, ये प्रोडक्ट है, लिख सकते हैं इसको, मैंने आपको जैसे सिखाया था। अब ए की वैल्यू अगर मैं बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब हम लोग कैसे इसको डिटेल में करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो भी ज़रा हम लोग देख लेते हैं। तो रेट तीनों के बराबर है, रेट क्या है, तीनों के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज रखने वाली हूँ तो गाइस थोड़ा सा ना हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, क्या आएगा वो भी हम लोग ज़रा देख लेते हैं, ध्यान से सुनना भी, ठीक है। इतना क्लियर है? ये तो अभी मैंने कुछ नहीं करा है, रेट के मैंने 2 एक्सप्रेशन लिखे हैं जो हम लोग लिख सकते हैं। अब मैं इनको पुट कर देती हूँ, क्लियर है। तो अब मुझे पता है ये प्रोडक्ट के भी बराबर है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकती हूँ, डी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। अभी हम लोग रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अगर हम लोग करेंगे तो थोड़ा एक्सप्रेशन ईजी हो जाएगा हमारे पास करना। इज इक्वल्स टू के, किसके बराबर हो जाएगा, ए की पावर 1 और बी की पावर 1, ठीक है। तो मैंने इधर से इसको लिया है, ठीक है, और इधर से ये तो है ही, क्लियर। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, टाइम जब टी है, टी टाइम पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, एट टाइम टी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, और टाइम टी पे ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ए नॉट माइनस एक्स, बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बी नॉट माइनस एक्स। सो आई एम यूजिंग दीज वैल्यूज। सो अगर मैं इसको पुट कर देती हूँ तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ से डी एक्स बाय डी टी हो जाएगा, क्लियर है। टाइम टी पे डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल्स टू के। अभी मैंने बताया था ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी टाइम टी पे, ए नॉट माइनस एक्स, और बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी हमारे पास, बी नॉट माइनस एक्स। क्लियर है सबको इतना? तो यहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन आ गई जो कि पहली इक्वेशन, ठीक है। तो इतना क्लियर है क्या करा है मैंने अभी, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि मेरे पास एक रिएक्शन दे रखी है, ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है। इनिशियली ए की कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, बी की कॉन्सेंट्रेशन बी नॉट, टी टाइम पे ए नॉट माइनस एक्स हो रहा है, बी कितना हो रहा है, बी नॉट माइनस एक्स हो रहा है, प्रोडक्ट कितना बन रहा है, एक्स बन रहा है, क्लियर। अब हमें रेट के दोनों एक्सप्रेशन पता है, एक डिफरेंशियल टर्म और एक रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्लियर। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन ये बोलेगा ए की पावर 1 बी की पावर 1, ठीक है, और जस्ट अ सेकेंड, है ना। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है मेरे पास, रेट किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डी बाई डी टी लिख सकते हैं, माइनस डी बाई डी टी इक्वल्स टू डी प्रोडक्ट बाई डी टी, क्लियर है सबको। तो यहाँ से रेट किसके बराबर आ जाएगा, के ए की पावर 1 एंड बी की पावर 1, क्लियर है। तो यहाँ से मेरे पास डी एक्स बाई डी टी का जो एक्सप्रेशन आ गया, बिकॉज प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे ना हम पी टाइम पे बात कर रहे हैं, तो टी टाइम पे पी की प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन थी एक्स, ए की कॉन्सेंट्रेशन थी ए नॉट माइनस एक्स, बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, बी नॉट माइनस एक्स। तो मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट कर दिए। अब आती है बात इंटीग्रेशन की। तो अब इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे तो ध्यान से सुनना, ये यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू के, ठीक है। सॉरी, एक काम करती हूँ, उससे पहले इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं, क्लियर। रीअरेंज कर लिया मैंने, ए नॉट माइनस एक्स को इधर ले आए, बी नॉट, बिकॉज एक्स एक्स की टर्म्स को एक साइड ले आए और डी टी की टर्म्स को एक साइड ले आए, क्लियर। अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि डी एक्स, ए नॉट माइनस एक्स ले लिया इसको, ये बी नॉट माइनस एक्स ले लिया, क्लियर, इज इक्वल्स टू के डी टी। अब नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग दिस पर्टिकुलर टर्म। अब देखो ये ना थोड़ा सा अलग इंटीग्रेशन है, ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड, पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। तो पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड से जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बाय पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड, ये आई डोंट थिंक कि आपका 12th के इंटीग्रेशन वाले पार्ट में है ये, क्लियर। तो जब हम लोग इस टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं तो मैं डायरेक्ट आपको वैल्यूज लिख देती हूँ, इसको मैं समझा दूंगी कि ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग ये कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट अभी लिख रही हूँ, तो आई एम यूजिंग डायरेक्ट, ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। करेंगे कैसे इंटीग्रेशन, दैट आई विल टेल यू, दैट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है, डोंट यू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो अभी मैं सीधा एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, तो जब ये एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर का, तब मैं आपको इसको समझा दूंगी कि पार्शियल इंटीग्रेशन को करेंगे कैसे, क्लियर। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे बाय पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, 1a माइनस बी, ठीक है, डी एक्स b माइनस एक्स माइनस डी एक्स a माइनस एक्स, क्लियर।
अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है? तो जब इसका पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड कर रहे हैं तो हमारे पास ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ध्यान से सुनना इस टर्म को इंटीग्रेट, ये तो कांस्टेंट हो गई, तो कांस्टेंट को मैंने बाहर लिख दिया a माइनस बी। क्लियर? तो अब मैं इसको अंदर इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकती हूँ, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ dx b माइनस एक्स माइनस dx a माइनस एक्स। तो ध्यान से करना स्टूडेंट्स इसको, ठीक है? तो पार्शियल इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे, पार्शियल मेथड हम लोग करेंगे, सॉरी पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बोलते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बोलते हैं। तो जब हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड करा, ये कैसे करा है, ये इक्वेशन मैंने कैसे लिख दी है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो मैं अभी इसको समझा देती हूँ इसको। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे दैट आई विल टेल यू लेटर। इसको खत्म कर लेते हैं। तो नाउ इसको ऐसे लिखने के बाद इसका इंटीग्रेशन करते हैं अभी हम लोग। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, तो आप अब इसको कर सकते हो इंटीग्रेट। तो अब आपने पढ़ा है dx बाय x का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, ln। तो ये डिवाइड में है ना x, तो इसका इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से क्लियरली आप लिख सकते हो ln b माइनस एक्स। नेगेटिव है तो यू हैव टू पुट नेगेटिव ऑल्सो, माइनस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ln a माइनस एक्स। क्लियर? और यहाँ पे क्योंकि लिमिट्स हम लोग ले रहे थे, यहाँ पे 0 to x ले रहे हैं, 0 to x, उस बात का जरूर ध्यान रखना है। क्लियर? अब यहाँ पे ln a माइनस एक्स क्या आ जाएगा, नेगेटिव है इधर, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया मैंने। लिमिट्स वी हैव टू पुट 0 माइनस एक्स। तो अभी मैं बस इसको इंटीग्रेट करने से पहले बस एक बार वैल्यूज रख रहे हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ln a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय b माइनस एक्स। आपने पढ़ा था कि अगर कोई टर्म नेगेटिव में है तो वी कैन ऑल्सो राइट इट इज लाइक दिस। क्लियर है सबको? ठीक है, लिमिट क्या पुट करनी है हमें, 0 to x। तो गाइज देखो, अगर इसमें 0 to x लिमिट पुट करोगे, ध्यान से सुनना इसको, तो 1 अपॉन a माइनस बी, ध्यान से देखना इसको, ln a माइनस एक्स लिमिट पुट करोगे, x पुट करोगे तो यही रहेगी b माइनस एक्स, माइनस ln लिमिट पुट करी, 0 करी तो a माइनस एक्स 0, तो माइनस 0, b माइनस 0, तो इसको मैं हटा रही हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ln a बाय b। क्लियर है? तो अब यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ 1 बाय a माइनस b ln a माइनस एक्स b माइनस एक्स, ठीक है, माइनस ln a b। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर नेगेटिव में कोई टर्म्स हैं तो उनको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से इट कैन ऑल्सो रिटन एज 1 बाय a ln, तो ये डिवाइड हो जाएगा, नेगेटिव में जो भी टर्म्स होंगी वो ln के अंदर डिवाइड हो जाएंगी, तो ये इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये पूरा सब करने के बाद जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया है, तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि dx a माइनस एक्स b माइनस एक्स, जो ये वाली टर्म थी, इसका इंटीग्रेशन हमें ये पड़ा है, a माइनस b ln b इंटू a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय b माइनस एक्स। क्लियर है? मैं एक बार इसको दोबारा बता रही हूँ हमने क्या करा था, ध्यान से देखते चलो इसको। हमारे पास हमें बेसिकली इस टर्म को इंटीग्रेट करना था, लिमिट्स वी आर टेकिंग 0 to x एंड यहाँ पे 0 to t ले रहे हैं। क्लियर है? फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हम लोग इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट, अभी नाउ इंटीग्रेशन इज सिंपल। कैसे कर रहे हैं, 1 बाय a माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन। क्लियर? तो इस टर्म का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ से वैल्यूज लिखती जा रही हूँ मैं बस। ठीक है, तो dx b माइनस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू, तो आपने ऐसे पढ़ा होगा, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देती हूँ, तो dx अपॉन a माइनस एक्स को इंटीग्रेट करें क्योंकि नीचे है x वाली टर्म, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा ln a माइनस एक्स, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव भी हमारे पास बाहर आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया ln b माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस ln a माइनस एक्स। वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो यहाँ से मेरे पास एक्सप्रेशन जो आ गया है वो मेरे पास आ गया है 1 बाय ए बी, बस वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। देख लो आप इसको थोड़ा सा टाइम लेके, तो यहाँ से मेरे पास इस तरीके का एक्सप्रेशन आ गया
1/AB ln A माइनस एक्स बी माइनस एक्स माइनस ln AB। क्लियर। अब ये दोनों नेगेटिव में ln है, तो अगर आपको इनको कंबाइन करना है तो अगर मैंने आपको बताया था नेगेटिव में हो तो डिवाइड होंगे, पॉजिटिव में हो तो मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया है b, ये फाइनली ये किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस एक्स बी बाई ए, ये वैल्यू हो जाएगी। और 0 to t k dt किसके बराबर हो जाएगा, k इंटू टी। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन था कि जो हमने पहले लिखा था कि ये दोनों इक्वल थे, इक्वेशन ये थी ना 0 to x dx अपॉन a माइनस एक्स bx इज इक्वल्स टू 0 to t k dt। तो अब मैंने दोनों के वैल्यूज लिख दिए, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी a माइनस बी ln b बाई ए इंटू a माइनस एक्स b माइनस एक्स इक्वल्स टू k dt। क्लियर है? तो मुझे जल्दी से बताओ क्या ये एक्सप्रेशन क्लियर है या नहीं है। ये डायरेक्टली भी अगर आप इसको लर्न कर लो, क्योंकि जेई में इस पर न्यूमेरिकल तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आपसे एक्सप्रेशन पूछ सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर अगर ये है मेरे पास रिएक्शन तो उसका करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। क्लियर है? तो जल्दी से एक बार क्विकली देख लो, इतना समझ आया है तो मुझे बताओ। ठीक है, अच्छा बेटर है आप इसको अभी ऐसे ही लर्न कर लो कि ये इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से, इतना आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ से मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा एंड यू हैव टू मेमोराइज दिस वन। ये क्या एक्सप्रेशन है, इंपॉर्टेंट है ये, तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा इस पर, डायरेक्टली आपसे एक्सप्रेशन पूछ सकते हैं। ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, डिम्पी ए और बी की वैल्यू ना कॉन्स्टेंट है, आपको गिवन होंगी। क्लियर है सबको? पहले मुझे बताओ इतना क्लियर है या नहीं है। तो अभी ना मैं सिर्फ थ्योरी पार्ट कर रही हूँ, कल की जो क्लास है उसमें ना थोड़ा सा हम लोग इनको समराइज करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे और कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी सिर्फ ना ठीक है, तो अभी वाली क्लास में ना तो सिर्फ मैं थ्योरी करवा रही हूँ, जो कल वाली क्लास है ना तो इसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे आप अप्लाई करोगे इन सारी चीज़ों को न्यूमेरिकल्स में, ताकि क्विकली न्यूमेरिकल्स हों। क्लियर? तो अभी तक जो मैंने करवाया है वो कल की क्लास में मैं पूरा समराइज करने वाली हूँ। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, हाउ यू आर गोइंग टू यूज इन द न्यूमेरिकल अप्रोच, न्यूमेरिकल अप्रोच में कैसे यूज करोगे। ठीक है, तो अभी ना आगे बढ़ते हैं। तो ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार इसको फटाफट से लिख देती हूँ, ये एक तरीके की रिवीजन ही मान लो हमारे पास। तो यहाँ पे पहले मैं टेबल बना देती हूँ। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन और यहाँ पे हाफ लाइफ लिख देते हैं। ठीक है, और पहला शुरू करते हैं हम लोग जीरो ऑर्डर से। अच्छा, एक हाफ लाइफ और एक कंप्लीशन। एक हम लोग 100% कंप्लीशन भी देख लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट लिख देती हूँ। हाफ लाइफ पे 80 इसके बराबर था, A0/2, और 100% कंप्लीशन मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो ए रिएक्टेंट कुछ बचा ही नहीं है, तो उस टाइम पे जो 80 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, अभी 0 हो जाएगी। तो ध्यान से सुनना, जीरो ऑर्डर के लिए जो मैंने एक्सप्रेशन लिखवाया था याद है आप लोगों को, कितना था वो, 80 माइनस A0 इज इक्वल टू माइनस KT, यही था एक्सप्रेशन। क्लियर? हाफ लाइफ भी हमने निकाली थी, हाफ लाइफ कितनी थी इसकी, टी हाफ किसके बराबर आता है, बता सकते हो कोई? A0/2K ये निकाला था हमने। और अगर मुझे इसका परसेंटेज कॉम्प्लीशन निकालना हो, परसेंटेज कॉम्प्लीशन मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट होगी 80 इसके बराबर हो गया, 0 हो गया है, तो
टी 100% किसके बराबर हो जाएगा गाइस? तो मैं यहाँ पे आपको साइड में बता देती हूँ। तो यहाँ से अगर मैं देख रही हूँ टी 100%, तो यहाँ पे ए टी किसके बराबर हो गया? 0। इधर समझने की कोशिश करो, ए टी 0 माइनस ए नॉट इज इक्वल्स टू के टी 100%। क्लियर? तो यहाँ से माइनस हो गया, ये टी 100% किसके बराबर हो जाएगा? ए नॉट बाय के। क्लियर है? तो ए नॉट बाय के इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है सबको इतना? दूसरा हम लोग करते हैं फॉर सेकेंड ऑर्डर, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर लेते हैं पहले। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने आपको जो रेट एक्सप्रेशन बताया था, इसको मैं मिटा देती हूँ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट एक्सप्रेशन बताया था वो हमने पढ़ा था ln ए टी बाई ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, और इसको हमने ऐसे भी पढ़ा था कि ए टी किसके बराबर हो जाएगा? ए नॉट ई की पावर माइनस के टी एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। टी हाफ जो था वो किसके बराबर था? ln 2 बाय के। और अगर इसका टी 100% निकालें, क्लियर, 100% निकालें, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था 100% मतलब ए जो ln ए टी है, देखो मैं यहाँ पे दोबारा बता रही हूँ आपको, हमने करा भी है वैसे। तो ये ए टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 बाय ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी। तो ln 0 किसके बराबर होता है? इन्फिनिटी। तो अगर मुझे इसका 100% निकालना है तो टी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्लियर है? तीसरा देख लेते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए। सेकेंड ऑर्डर के लिए जो हमने रेट एक्सप्रेशन सीखा है वो अभी देखा था हमने, यहाँ पे किसके बराबर है? ये 1 बाय ए टी माइनस 1 बाय ए नॉट इज इक्वल्स टू के टी, यही था। टी हाफ भी हमने निकाला था। ठीक है, टी हाफ भी हमने निकाला था, कितना आया था हमारे पास? 1 बाय ए नॉट के। और इसका टी 100% निकालूं तो गाइज देखो 100% अगर आप निकाल रहे हो तो कैसे करेंगे इसको? तो मैं इसको इधर समझा देती हूँ। 100% मतलब 1 बाय ए टी किसके बराबर हो गया? 0। ए नॉट इज इक्वल्स टू के टी 100%। तो 1 बाय 0 आपको पता है किसके बराबर होगा? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में कुछ प्लस करो माइनस करो, वो कितना रहेगा? इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा? दिस ऑल्सो कंप्लीट्स इन इनफाइनाइट टाइम। तो अब यहाँ पे ये पूरा मेरा समझाने का क्या मतलब है? तो मैं अभी आपको इतना बोलना चाह रही हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, तब तक ये देखो पूरा। ठीक है, तो यहाँ से जो मैं इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रही हूँ कि देखो 0 ऑर्डर के लिए टी हाफ यहीं पे बता देती हूँ, यहीं पे छोटा छोटा लिख देते हैं। तो इसके लिए इधर लिख देती हूँ, जब आप कॉपी में नोट्स बनाओ तो इस टेबल को थोड़ा ब्रॉड कर लेना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नॉट के। क्लियर? और ये एक फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो रही है। तो ये किस में कंप्लीट हो रही है? कंप्लीट्स इनफाइनाइट टाइम, मतलब ये कंप्लीट होगी, इनफाइनाइट लग रहा है ये, कंप्लीट्स इन फाइनाइट टाइम। एक फाइनाइट टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि जो टी हाफ है उसको नॉट डिपेंडेंट, ये डिपेंड नहीं कर रही है कॉन्सेंट्रेशन पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और ये 100% जो है कंप्लीशन इनफाइनाइट टाइम में खत्म हो रही है। तो हम बोल रहे हैं कि ऐसी रिएक्शन डज नॉट गो फॉर कंप्लीशन, डज नॉट गो फॉर कंप्लीशन। इसका क्या मतलब है? देखो इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, वो इनफाइनाइट टाइम कितना भाई? 100 साल, 200 साल। तो अगर मान लो मैंने बोला कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है दे आर कंप्लीटिंग इन इनफाइनाइट टाइम, अगर मैं अपने लिए बताऊं, अगर मान लो मेरी जो एवरेज एज है, अगर मैं जीने वाली हूँ, मान लो मैं 70 साल जीने वाली हूँ, 70 साल में से अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट शुरू भी कर रही हूँ तो कम से कम 25 या 30 की एज पे शुरू कर रही हूँ। तो 30 की एज पे मैंने अगर मान लो कोई रिएक्शन शुरू करी और उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में 100 साल लग रहे हैं, तो उससे पहले तो मैं खत्म ही हो गई। ठीक है, तो मेरे लिए तो वो क्या है? रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ टाइम में देखा ही नहीं। तो हम लोग क्योंकि बिकॉज दे आर कंप्लीटिंग इन इनफाइनाइट टाइम, तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि ऐसी रिएक्शन डज नॉट गो फॉर कंप्लीशन। सिमिलरली जो सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये यहाँ तक तो ठीक है, क्लियर है कि टी हाफ जो है इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन के लिए, और ये भी इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो रही है, तो दे ऑल्सो डज नॉट गो फॉर कंप्लीशन।
क्लियर है? तो सब लोग मुझे इतना बताओ, क्या ये समझ आया या नहीं आया? डज नॉट गो फॉर कंप्लीशन। तो ना जब जैसे न्यूमेरिकल मिलेंगे ना, तो वहां से भी आपको देख के आइडिया लग जाएगा कि जैसे कई बार ऐसे ऐसे केसेस मिल सकते हैं जिनमें आपको बोला जाए कि कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो मतलब टाइम भी मतलब टाइम इंक्रीज करने पे कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो रही है, तो वहां से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, क्या है। क्लियर? तो इस जो ये बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन है जिस पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, ये वाली, ठीक है, ये वाली, तो इसको ध्यान से सुनना कि हाफ लाइफ जो है जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए फर्स्ट ऑर्डर पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, सेकेंड ऑर्डर पे इनवर्सली है। तो ये ना हमें क्वेश्चंस में बड़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि ना अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत क्विकली हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ना मैं आपको ना एक लास्ट चीज़ बता रही हूँ आज की क्लास में। बाकी अब जो मैं कल जो क्लास लूँगी दैट विल बी एक्सटेंडेड, 1.5 घंटे की कल मैं क्लास लेने वाली हूँ, और उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आए हैं, और थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे अपनी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर पे। क्लियर? तो ना एक जल्दी से एक चीज़ देख लेते हैं, जनरल एक्सप्रेशन, रेट लॉ का जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा, टी हाफ का क्या एक्सप्रेशन होगा। क्लियर? ये तो अभी मैंने अलग अलग इंडिविजुअली बताए थे, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए इंटीग्रेट करे थे। ऐसा होता है कई बार रिएक्शन आपको जेई में दे दें कि 3/4 ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकालो, या इनमें से कौन सा चार ऑप्शन में से 3/4 ऑर्डर के लिए कौन सा करेक्ट होगा। तो वहीं पे घबरा जाते हैं कि 3/4, अरे हमने तो जीरो फर्स्ट और सेकंड के लिए पढ़ा है, फ्रैक्शन में तो पढ़ा ही नहीं, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ना जनरल एक्सप्रेशन मैं आपको बता रही हूँ, तो डायरेक्टली आप इसमें n की वैल्यूज पुट कर लोगे और डायरेक्ट एक्सप्रेशन निकाल दोगे। क्लियर है? तो हम लोग सीख लेते हैं जरा। मान लो, ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंगली थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर लेना उसमें। तो ना अब मैं जितने भी करवाऊंगी ना उसमें, अभी मैंने स्टोशियोमेट्री यहाँ पे इसकी 1 ली हुई है। क्लियर? ध्यान से रख लेना, ध्यान से सुन लेना, अगर क्वेश्चन में आपकी स्टोशियोमेट्री चेंज हो जाए तो आपको कैसे डील करना है वो मैंने आपको बता दिया, सिंपल उसको k से मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं। क्लियर? तो मैंने क्या करा है, स्टोशियोमेट्री इसकी 1 लेके चल रही हूँ। अब देख लेते हैं ज़रा कैसे हम लोग जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे, रेट एक्सप्रेशन। तो शुरुआत वहीं से करनी है कि टाइम t0 पे ये इनिशियली a0 था, ये कुछ भी नहीं था। टाइम t पे इसको मैंने मान लिया a0 माइनस एक्स, और ये कितना बनेगा उस टाइम पे x बनेगा। क्लियर है? अब ये मैं कंसिडर कर लेती हूँ जो लेट रिएक्शन इज nth ऑर्डर, nth ऑर्डर की है। क्लियर है? अब n कुछ भी हो सकता है, हाफ हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, जैसे भी क्वेश्चन में पूछेंगे हम लोग कर लेंगे। क्लियर? अब ध्यान से सुनना इसको। अब हमने ऐसे ही निकाला था कि जो रेट है, जैसे मैंने आपको सिखाया ना, मैं बस वही कर रही हूँ। रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के डी के ए की पावर, मैंने किसके बराबर लिखा था, ये किसके बराबर होगा, ए की पावर ऑर्डर, और ऑर्डर मेरे पास कितना है, एन है। ऑर्डर मेरे पास कितना है, एन है। तो हम लोग नेक्स्ट क्या करते थे, रीअरेंज करते थे। तो डी ए बाई ए की पावर एन को मैंने इधर ले लिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी इधर ले लिया। अब नेक्स्ट काम हम लोग करते थे, इंटीग्रेट करते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इसको ऑन इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे मेरे पास ये कितना हो जाएगा, डी ए की पावर इसको मैं ऐसे लिख दूँ ताकि आपको थोड़ी सी और आसानी होगी समझने में। इसको मैंने ये लिख दिया, ए की पावर माइनस एन डी ए इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। क्लियर है सबको इतना? अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, एन प्लस एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, यही करा था। तो अब मैं यही करने वाली हूँ इधर। तो अब देखो मैंने क्या करा है, ध्यान से सुनना है इसको, a की पावर माइनस n, ठीक है, तो a की पावर माइनस n+1 हो जाएगा। लिमिट्स भी पुट कर देते हैं, a0 से at, 0 से t। क्लियर है? तो a की पावर माइनस n+1, नीचे भी क्या होगा, माइनस n+1।
क्लियर। लिमिट्स क्या हो गई, ए नॉट से ए टी पुट करने वाले हैं, इसका सिंपल है माइनस के टी हो जाएगा। क्लियर है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट करना है। तो अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, ये माइनस एन प्लस वन, ठीक है, यहाँ से मैं ऐसे करती हूँ नेगेटिव कॉमन ले लेती हूँ ताकि नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। क्लियर। तो अब मैंने क्या करा है, ध्यान से सुनना इसको, वॉट आई हैव डन हेयर। तो यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो नेगेटिव कितना हो जाएगा, माइनस एन प्लस वन। ठीक है, इसको मैं एन माइनस वन ही लिख सकती हूँ, नेगेटिव बाहर ले लिया इधर से। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वन बाय ए की पावर कितनी हो जाएगी, नीचे लेके आई हूँ, तो नीचे लेके आए हो तो ये कितनी हो जाएगी, एन माइनस वन। लिमिट्स क्या है, ए नॉट से ए टी इज इक्वल्स टू माइनस के टी। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ नहीं करा है, सिर्फ मैंने इंटीग्रेशन वाला ये वाला रूल फॉलो करा है कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर है, x n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, वही करा है। यहाँ से इस वाले नीचे से नेगेटिव बाहर ले लिया है, नेगेटिव बाहर लोगे n माइनस वन हो जाएगा। इसको डिनोमिनेटर में अगर लिखना चाह रहे हो तो डिनोमिनेटर में तो a इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। क्लियर। अब मैं क्या करने वाली हूँ, ध्यान से सुनना यहाँ पे, तो वन बाय एन माइनस वन, नाउ आई एम गोइंग टू पुट द लिमिट्स। क्लियर। तो लिमिट पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, वन बाय ए टी एन माइनस वन माइनस वन बाय ए नॉट एन माइनस वन इज इक्वल्स टू के टी। तो ये मेरे पास हो गया जनरल एक्सप्रेशन, ये मेरे पास हो गया जनरल एक्सप्रेशन फॉर nth ऑर्डर। एक बार इसको ना जरा करके देख लेते हैं कि क्या ये करेक्ट आ रहा है जो हमने निकाला था। अच्छा ये बात ध्यान रखना, दिस इज नॉट वैलिड फॉर n इक्वल्स टू वन। n इक्वल्स टू वन को छोड़ के बाकी सब के लिए वैलिड होगा। क्यों n इक्वल्स टू वन के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि वहां पे जब इंटीग्रेशन करते तो ln वाली टर्म आती है। तो दिस एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन है सिर्फ n वन के लिए वैलिड नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है, उसके अलावा किसी भी ऑर्डर में पुट करोगे तो ये वैल्यू करेक्ट आएगी। जैसे एक काम कर देते हैं, लेट्स चेक इट फॉर द जीरो ऑर्डर, लेट्स चेक इट फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए चेक करके देखते हैं कि क्या ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। पुट करेंगे तो वन बाय जीरो माइनस वन, ध्यान से सुनना, वन बाय ए टी की वैल्यू कितनी है, जीरो माइनस वन, माइनस वन बाय ए नॉट जीरो माइनस वन इज इक्वल्स टू के टी। क्लियर है। अब यहाँ से ये मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, ए टी की पावर माइनस वन है, द वन बाई एटी की पावर माइनस वन, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए टी लिख सकती हूँ। क्लियर। ये क्या लिखा जा सकता है, ए नॉट लिखा जा सकता है, बाहर क्या है, नेगेटिव है, इज इक्वल्स टू माइनस के इज इक्वल्स टू के टी, इधर लेके जाओगे तो ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी। तो यही आ रहा था मेरे पास जीरो ऑर्डर के लिए, मतलब ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसी तरीके से पुट करके देख लेना सेकंड ऑर्डर के लिए भी, उसके लिए भी इसी तरीके का ग्राफ हमारे पास इसी तरीके का एक्सप्रेशन आएगा। क्लियर है सबको इतना। ठीक है, अब एक और जो इम्पोर्टेंट जो एक्सप्रेशन है वो है हाफ लाइफ का, टी हाफ का। क्लियर। तो टी हाफ का जनरल एक्सप्रेशन ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जस्ट अ सेकेंड, तो जनरल एक्सप्रेशन फॉर टी हाफ, गाइज ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रख लेना, क्योंकि डायरेक्टली ना कई बार जेई में या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो ना ये इन्हीं के ही डायरेक्ट एक्सप्रेशन पूछ लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, क्योंकि उनको पता है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का को तो याद रहता है बच्चों को डायरेक्ट, तो वो इनके तो एक्सप्रेशन नहीं पूछते, लेकिन ऐसे टी हाफ का एक्सप्रेशन पूछ लेंगे, जनरल रेट इंटीग्रेटेड का एक्सप्रेशन पूछ लेंगे, या 3/4 का पूछ लेंगे, तो आपको ना ये रटे हुए होने चाहिए एक्सप्रेशन भी। क्लियर। अब टी हाफ कैसे निकालेंगे, जस्ट अभी हमने देखा है जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था वो किसके बराबर आया था, वन बाय ए एन माइनस वन, ए टी की पावर एन माइनस वन, वन बाय ए नॉट एन माइनस वन इज इक्वल्स टू के टी, ये था मेरे पास। अब हमें पता है कि एट टी इक्वल्स टू टी हाफ, जब टाइम किसके बराबर हो गया, हाफ लाइफ के बराबर, देन ए टी किसके बराबर हो जाएगा, ए नॉट बाय टू। क्लियर है। तो ये लास्ट एक्सप्रेशन मैं आपको करवा रही हूँ, इसको ध्यान से सुन लो जरा। तो अब मुझे सिर्फ वैल्यूज पुट करती जानी है, तो अब मैं इसमें सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन वन मान ली, तो सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन वन, तो हमें टी हाफ का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो वन बाय एन माइनस वन, वन बाय ए टी की वैल्यू किसके बराबर है, ए नॉट बाय टू, तो डिवाइडेड टू तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है,
ए नॉट बाय 2 और ए टी की पावर कितनी है n माइनस 1, क्लियर है। -1 बाय ए नॉट इसकी पावर कितनी है n माइनस 1 है, इज इक्वल्स टू के टी की जगह मैंने क्या रख दिया यहाँ पे टी हाफ रख दिया। अब ना मैं बस इसको सॉल्व कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही यहाँ पे, ध्यान से सुन लेना। तो मैथ्स पढ़ते हो आप लोग तो ये सब तो आपका स्ट्रॉन्ग होगा ही। 2 की पावर n माइनस 1 हो गया, -1 नीचे क्या है सेम है, एलसीएम ले लिया, कितनी वैल्यू आ जाएगी ए नॉट की पावर n माइनस 1, क्लियर है, इज इक्वल्स टू के टी हाफ। और अब बस कुछ नहीं करना, बस टी हाफ का एक्सप्रेशन निकालना है। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ तो टी हाफ किसके बराबर हो जाएगा, के को डिवाइड कर दिया 1 बाय n माइनस 1 इंटू के इंटू ए नॉट की पावर n माइनस 1, ऊपर क्या है 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1। तो ये मेरे पास किसके एक्सप्रेशन आ गया टी हाफ। तो अब जो आपको मेन काम करने हैं जो आज की क्लास का, जो अगर मैं समराइज करूं तो आपको, मैं इधर ही लिख देती हूँ, तो अब आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन याद करने हैं। तो आपको लर्न क्या क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर का जो दोनों मैंने आपको बताए थे बोथ केसेस, ये वाला भी और ये वाला भी, इन दोनों के रेट एक्सप्रेशन लर्न होने चाहिए। उसके अलावा जनरल एक्सप्रेशन जो है दे ऑल्सो शुड बी लर्न। अब मुझे बताओ क्या ये समझ आया या नहीं आया। यहाँ से एक और हम लोग इस बात को थोड़ा सा और समझ सकते हैं कि जो टी हाफ है, ध्यान से सुनना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए नॉट की पावर n माइनस 1 के। तो अब आप कोई सा भी ऑर्डर रख रहे हो, जीरो ऑर्डर रख रहे हो या फर्स्ट ऑर्डर रख रहे हो, तो यहाँ से मैं बता सकती हूँ कि जीरो ऑर्डर अगर है तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर -1 और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, तो वही आ जाएगा, क्लियर है। तो ना ये सब करना है। अगर किसी को अभी डाउट है कुछ भी तो मुझे बता दो अभी की अभी, और बाकी कल मैं आपको समझाने वाली हूँ। कल हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इनिशियली, क्लियर। तो ना कल की क्लास में आने से पहले ये पूरा रिवाइज करके आना है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। तो कल हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर मैं आपको सूडो ऑर्डर बताने वाली हूँ, क्लियर है। तो ना मैं बहुत स्लो चल रही हूँ टू मेक श्योर कि एवरीथिंग शुड बी क्लियर, सबको सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए। ये नहीं कि हम लोग टाइम पास नहीं करना है हमें इनमें। अब जैसे आप देख रहे हो 17 बच्चे आए हैं, तो आज ही रिपोर्ट जाएगी मैं आपकी सर के पास। 17 स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग ओनली, ठीक है। बाकी जो सो रहे हैं मज़े कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका देखा जाएगा क्या करना है। तो क्लास में अटेंड करो जितना पॉसिबल है, ठीक है। डाउट्स आ रहे हैं वो पूछो, जो होमवर्क दिया जा रहा है वो करो, और अपने नोट्स साथ के साथ बनाते रहो, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो कल की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसमें जो जेई में आ चुके हैं वो उस टाइप के, किस टाइप के आते हैं, तो उन पे हम लोग मेन फोकस करेंगे। एंड आफ्टर दिस हम लोग सूडो ऑर्डर रिएक्शन और थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग, मतलब इस चैप्टर को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, क्लियर है। तो कल हाफ एन आवर मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी एंड देन 1 घंटे हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो कल की जो क्लास है वो 1.5 घंटे की होगी, ओके ओके देन, सो बाय एवरीवन। सो मैं ये सेशन फिर यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो जो आपके दोस्त लोग